अस्सलाम वालेकुम जी, मैं और आमीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए या नई हल्काबंदियों के तहत होने चाहिए, इस मामले पर पहले तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात देखने में आ रहे थे, मगर अब विद इन द पार्टी भी डिवीजन नज़र आ रही है। हाउस ऑफ जरदारी इस मामले पर एक पेज पर नज़र नहीं आता। बिलावल भुट्टो ये बयान देते हैं कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे। साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पर दोगली पॉलिसीज़ का भी इल्ज़ाम लगाया। मगर फिर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये बयान आता है जिसमें ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए, मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियाँ करवाने के बाद उसका पाबंद है। साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का भी इजहार कर दिया। अब जब आसिफ अली जरदारी के इस कंट्रास्टिंग मौक़िफ़ के हवाले से बिलावल भुट्टो से सवाल हुआ तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि घर के मामलात में तो सदर जरदारी की बातों का मैं पाबंद हूँ, मगर सियासी मामलात में आइन, कारकुनान और पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की फ़ैसलों का पाबंद हूँ। ये इख्तलाफात क्यों सामने आ रहे हैं, इस हवाले से अपने तजियाकारों से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें सीनियर तजियाकार राव खालिद साहब और नजम साकिब साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, जबकि MD ताहिर जराल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, ये यू टर्न इतने ज़्यादा हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से तो गिनना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन हमने ये देखा था कि अभी कुछ दिन पहले तक पीपल्स पार्टी की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही कि जी 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात होने चाहिए। बेशक हमने CCI में मर्दमशुमारी की मंजूरी तो दी, मगर डिलिमिटेशंस के हवाले से एक्सटेंड किए जाएं इंतखाबात, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं था। आसिफ अली जरदारी की स्टेटमेंट स्टैंड आउट कर रही है इस पॉलिसी से, क्या वजह है? देखिए, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, अगर आपकी नज़र से गुजरा, खबर भी उस पर आई थी जी कि जो एक इनके लाहौर में कैंडिडेट थे इमरान मीर, पीपल्स पार्टी के, तो उनको कहा, आसिफ जरदारी साहब ने फ़ोन किया कि आप जो है ना ये एतजाज़ और खोसा बड़ी बातें कर रहे हैं निकल निकल के, और चेयरमैन PTI का जिक्र करते हैं और उनकी सपोर्ट करते हैं, तो इसके ख़िलाफ़ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने आगे से कहा कि वो मुझे बिलावल साहब ने रोका हुआ है इस बात से ना। अच्छा। तो जरदारी साहब ने जवाब दिया उनको, ये कोट एंड कोट बता रहा हूँ जो खबर में छपा हुआ है जी जी। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा बिलावल अगर आइंदा कहे तो उसको बताना कि तुम्हारे बाप ने मुझे कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तो ये चीज़ें छोटी मोटी इनकी चल रही हैं और ये आज से नहीं चल रही। एक तो 2000, थोड़ी सी बैकग्राउंड, 2019 में भी ये इंसिडेंट हुआ था जब कुछ उस वक़्त की ताकतवर शख्सियात ने बिलावल साहब को कन्विंस किया था कि आप अगर अपने वालिद साहब के साए से निकल आएँ तो आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, क्योंकि उनके साए में रहेंगे तो आप पे भी उस किस्म के इल्ज़ामात लगेंगे, मिस्टर 10% या जो वो था वो आप लेगेसी लेके आगे चलेंगे, तो आप बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी लेके चले ताकि आप आगे फ्यूचर में अच्छे लीडर के तौर पर चल सकें, और अपने वालिद साहब को कहें कि वो ज़रा साइड लाइन हो जाए, आप चेयरमैन बन ही गए हैं तो पार्टी भी आपके हवाले कर दे, वो पीछे बैकग्राउंड में चले जाएँ। तो उन्होंने अपने वालिद साहब से जब ये डिस्कशन की तो काफ़ी तल्ख नवाई हुई उनकी आपस में। तो उस पर फिर ये रूठ के बिलावल दुबई जाके बैठ गए थे, फिर बड़ी मुश्किल से सुलह शुलह करके उनको वापस बुलाया गया, तो ये ऑफ एंड ऑन चलता रहता है। लेटेस्ट जो इनका हुआ है जी, वो बिलावल साहब अपने तहीं वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन चुके थे और वो समझ रहे थे कि आगे जो सेटअप बन रहा है, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तो वो उनका बहुत ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 2013 से 18 तक भी रही है और 1.5 साल ये और उनका एक्स्ट्रा ले लिया। तो एज़ पर आवर अंडरस्टैंडिंग, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो आगे पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। तो लेकिन अभी जब जो सूरत हाल पैदा हुई, जो सारे मामलात हुए अदम एतमाद के बाद, जो जिस तरह से चीज़ें चली, जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था अदम एतमाद, उसमें सारी एफर्ट्स उनकी थी। बिल्कुल। तो उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें बिलावल साहब को ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी कैंडिडेचर तो ख़तरे में पड़ गया है। तो अभी जो लेटेस्ट झगड़ा हुआ वो इस बात पर हुआ, उन्होंने कहा कि आपने मेरा फ्यूचर तबाह कर दिया एज प्राइम मिनिस्टर, अभी मैं मुश्किल से बनूंगा, आगे चल के तो पता नहीं क्या होगा। तो उस पर फिर इनका झगड़ा हुआ, जिसके बाद बिलावल साहब ने पब्लिक मीटिंग्स भी तर्क कर दी थी, अभी वो दोबारा से पब्लिकली आए हैं। अच्छा। लेकिन एक और चीज़ भी आप देखें कि PDM हो या पीपल्स पार्टी हो, हमें इनका एक रवैया नज़र आता है, ये आवाम को शायद बेवकूफ़ समझते हैं, उल्लू समझते हैं। मेरा ख्याल है जो किसी दूसरे को बेवकूफ़ या उल्लू समझते हैं उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता, और ख़ास तौर पे आवाम जब वो फैसला करते हैं तो वो बड़ा दुरुस्त फैसला करते हैं। ये जब दिल चाहे अपना नैरेटिव बदल लेते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, आपस में इकट्ठे हुकूमत की, अब एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। तो
कल को फिर उन्होंने इकट्ठे हो जाना है। ये पहले भी इकट्ठे थे, बदलने की जो आप बात कर रहे हैं, किसी स्ट्रैटेजी के तहत ये बार बार बदलते हैं या फिर ये इख्तिलाफात ही हैं जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है? मेरा ख्याल है कोई सीरियस इख्तिलाफात नहीं है, सिर्फ वो अवाम को अपनी तरफ से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि हमने जो हुकूमत की वो तो नून की थी, हम तो ऐसे ही थे, बीच में हम ऐसे ही 150 दौरे कर दिए दुनिया के, हमने हमारा कोई अमल दखल ही नहीं था। हल्का बंदी, हम हल्का बंदिया पे इस तरह हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये हो जाएगा, तो हमने ऐसे ही उसमें कह दिया कि चले जी मुश्तरका मुफादात कौंसिल में कह दिया कर ले हल्का बंदिया, क्योंकि हमें पता था इसके होनी तो है नहीं, इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे। तो ये ड्रामे जो है ना, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। इनका हकीकी मकसद जो है वो बुनियादी तौर पे अपने मफादात है, और ये चीज़ जो लोगों के साथ इस तरह से खेलना, उनके जज्बात से खेलना, उनकी सपोर्ट को मिस यूज़ करना अपने मकासद के लिए, ये जाहिर करता है कि इनके दिल में अवाम के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। उनको अपने इक़्तिदार का मसला है, उनको अपने हुकूमत में आने का मसला है, उनको अपने माल का मसला है। वो जब अब जरदारी साहब का मसला क्या है, वो जब से उनको पता चला है कि कोई लिस्ट बन गई है, कोई लोगों को रोका जा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई केसेस खुल रहे हैं, तो एकदम से उन्होंने वो वाली गुफ्तगू शुरू कर दी है जो वो समझते हैं कि शायद। लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात को डिनाई कर रही है कि उनके किसी कारकुन को ना स्टॉप लिस्ट में डाला जा रहा है, ना कोई उन पे पाबंदियां लगनी है, ना मुश्किलात, डिनाई कर रही है मुसलसल पीपल्स पार्टी इस बात को, और वो फेक न्यूज़ भी कह रही है इस चीज़ को। मैं उनकी तरदीद को दुरुस्त मान लेता अगर आसिफ जरदारी साहब कल जो बयान दिया उन्होंने वो ना दिया होता। ठीक है। उनका तो बयान बिल्कुल एकदम से एक 180 डिग्री उनका पीपल्स पार्टी का स्टैंड ही चेंज हो गया ना। ईसीसी के इजलास की आप प्रेस रिलीज निकाल लेना, बिल्कुल, और बुरहान अली शाह की गुफ्तगू आप निकाल ले हल्का बंदियों के ऊपर, और उसके बाद ये जरदारी साहब का कल का बयान देख ले, और कल के बिलावल साहब का बयान देख ले, तो उससे आपको पता चलता है कि कुछ है जिसकी वजह से उनको अचानक ख्याल है कि हो हल्का बंदियाँ बहुत ज़रूरी है, और ईसीपी बड़ा एक अच्छा इदारा है और वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बहुत एतमाद का इज़हार किया उन्होंने। नजमुल साकिब साहब, इस इख्तिलाफ को हम ऐसे इंटरप्रेट करें कि जी बड़ी अच्छी बात है, घर के अंदर जमहूरियत प्रिवेल कर रही है, पार्टी के अंदर जमहूरियत प्रिवेल कर रही है, हर कोई अपनी ओपिनियन आराम से रख सकता है, या फिर इसे ऐसे इंटरप्रेट किया जाए कि कोई कन्फ्यूजन है, इख्तिलाफ है, या फिर गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? रामीन, हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। देखिए, जरदारी साहब को जो लोग जानते हैं उनको ये पता है कि ये उड़ती चिड़िया के पर तो गिनते ही हैं। ये चिड़िया के अंदर धड़कते हुए दिल की भी जो है ना वो सुन लेते हैं कि इस वक्त क्या है। अच्छा, मैं एक पस मंज़र आपके सामने पेश करता हूँ, तो ज़रा देखते हैं कि क्या इसमें ये जो दो बयान आपने दिए हैं उसमें इनकी रेलेवेंस बनती है कि नहीं। देखिए, इस वक्त आपके सियासी मंजरनामे में सबसे बड़ा सवाल क्या है? इलेक्शन। दुरुस्त, बिल्कुल। उसमें एक बड़ी पार्टी ने तो बड़ी देर से कह दिया हुआ है कि जी जब मर्जी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने यानी कुछ मामला तो उन्होंने निपटाने हैं। एक पार्टी जो है वो आज से 2.5 साल हो गए हैं वो इलेक्शन करते हुए हलकान हो रही है, बल्कि जेल से भी यही आवाजें आ रही हैं। तीसरी पार्टी है जो काफ़ी देर खामोश होने के बाद, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी, जो काफ़ी देर खामोश होने के बाद अचानक उनके दिमाग में ख्याल आता है कि इलेक्शन पे भी कोई हमारा मतमा नज़र होना चाहिए। तो उसमें वो ये कहते हैं कि जी ठीक है इलेक्शन होने चाहिए। साथ ही हमें आ जाता है कि जी रियासत जो है वो बचानी थी हमने पहले, लेकिन अभी हम मईशत बचा रहे हैं। और उसमें याद रहे कि निगरान हुकूमत ने जितने भी पॉजिटिव इकदाम किए हैं उसकी वो तायीद करते नज़र आ रहे हैं जी। ये अचानक क्या हुआ कि एक चेयरमैन जो है, याद रहे कि पीपल्स पार्टी के दो चेयरमैन एक चेयरमैन साहब जो हैं वो इलेक्शन की तैयारियों की मुहिम में जा रहे हैं, और दूसरे चेयरमैन कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हल्का बंदियां वगैरह, डीलिमिटेशन वगैरह। मेरे ख्याल में जरदारी साहब को एक खदशा लाहक हुआ, मुझसे कहीं सिंध तो नहीं छिन रहा। याद रखिएगा कि अगर आप पिछले कुछ दिनों की, कुछ हफ्तों की कार्रवाइयां देखें अंदरून सिंध में, कराची में खास तौर पे, तो आपको नजर आएगा कि कुछ पुराने गठजोड़ जो हैं वो दोबारा से जुड़ रहे हैं, और शायद किसी कबूतर ने उनको मैसेज दिया है कि देखिए इस वक्त की सूरत हाल ये है, आइंदा कुछ इस तरह की डेवलप हो रही है, तो जरा हाथ हौला रखें। और उन्होंने निहायत अच्छे तरीके से, सियासी तरीके से इसको डील किया है, और उनको इसके 2 फायदे हुए, बताता हूं। अच्छा, पहला फायदा उनको ये हुआ
कि बिलावल साहब की एंट्री होती है एक अपनी शनाख्त बनाने के ज़िम्न में, उनकी सियासत में एंट्री हो रही है जी। कि बेटा बरखुरदार आप जाके ये कहें कि जी ठीक है घर में तो फलाना है, सियासत में फलाना है, तो उनकी एक अपनी इंडिविजुअल इनफरादी हैसियत बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया उन्होंने। जरा गौर कीजिएगा कि उन्होंने ये करके, और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जी उन दोनों की कोई राय मुख्तलिफ है, मैं बिल्कुल इस पर यकीन नहीं रखता। अच्छा, अगर तो जरदारी साहब, उसका सबूत देता हूं, अगर तो जरदारी साहब उनको ये अच्छा नहीं लगा बयान बिलावल साहब का, तो क्या उन्होंने बिलावल साहब को पार्टी से निकाल दिया है? क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू हुई है या और कुछ नहीं? तो क्या कोई तरदीद की है उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सारा कुछ जो है ये वेल प्लान्ड है और इसमें उन्होंने दो पैगामात दिए हैं। जहां तक गुड कॉप बैड कॉप की है वो हमारी पुरानी रिवायत है, मैं इस ज़िमन में उसका जिक्र नहीं करूंगा। वो इसलिए नहीं करूंगा कि ये एक प्योरली पॉलिटिकल मूव है और उसमें मैं तो हैरान हो रहा हूं कि जरदारी साहब के पास जो हैं ये इतने खरगोश हैं इनकी थैली में, एक ना एक निकाल के आपके सामने रख देते हैं जो उन्होंने रख दिया है। सही, ठीक है। जलाल साहब, बिलावल भुट्टो इससे पहले भी असेंबली के अंदर खड़े होकर अपने बुजुर्गों से, अपने पुरखों से ये शिकवा कर चुके हैं कि जी आप जिस तरह से सियासत कर रहे हैं, जिस तरह से आप मामला चला रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप हमें भी, अपने जो बच्चे हैं उनको भी वही सब भुगतने पर मजबूर करना चाहते हैं जो आपने पिछले 30 सालों में खुद भुगता है। आप समझते हैं कि अपने घर के बुजुर्ग से इलेक्शन के मामले पर इख्तलाफ करके उन्होंने इसी चीज़ को आगे बढ़ाया है, इसी बात का सबूत दिया है कि जी मैं उस तरह सियासत नहीं करना चाहता, या फिर जैसे कि नजमुल साकिब साहब ने कहा कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत इस तरह के बयान आ रहे हैं? इस हवाले से मैं ये कहूँगा जी कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है बिलाशुबा वो पार्टी के चेयरमैन हैं और आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनकी सियासत जो है उनको पाकिस्तान की सियासत के हवाले से सियासत का बादशाह कहा जाता है और मर्द हुर कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बाप बेटे की जो बयानबाजी है ये अंदर की बात है और बाहर जो लोगों को बताया जा रहा है वो सूरत हाल उस तरह से नहीं है। अच्छा, जो फैसला होगा वो आसिफ अली जरदारी साहब का ही होगा और सियासत जो है वो आसिफ अली जरदारी की वजह से ही बिलावल की सियासत जो है वो आगे जाएगी। मुझे याद है कि कौमी असम्बली में खड़े होकर इन्होंने एक तकरीर की थी और उसमें ये इज़हार किया था कि आपने अलग सियासत की है और हम इस दौर में अलग सियासत करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक वक्त था कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे और इनके बहुत सारे मसाइल थे, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मतलब इनके जो है दुश्मनी के हद तक थे, सियासी इख्तलाफ। लेकिन फिर जब इनके दरमियान मिसाक जमहूरियत हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि हालात कैसे बने और फिर अभी हाल ही में जो हुकूमत फारग हुई है जिसमें बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे, तो ये वज़ीर ख़ारजा के तौर पर पीडीएम की हुकूमत में आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो पीडीएम का हिस्सा भी नहीं थे। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान सदर थे और ये पीडीएम से निकल गई थी पीपल्स पार्टी। लेकिन इसके बावजूद भी आसिफ अली जरदारी साहब जो हालात थे उनको देख रहे थे और उनको पता है कि ये मेरा बेटा है। तो मैं यहाँ यही कहूँगा कि पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो जिस तरह एक दौर में आपको याद होगा कि कुछ लोग कहते थे कि नून लीग से जो है वो शीन लीग नहीं कर रही है, लेकिन इस तरह की चीजें जो सियासत में चलती रहती है, बयानबाजी होती रहती है, जमहूरियत है। अगर बेटे ने बयान दिया है तो वालिद कह रहा है जी हमने जो है ना मैशत जो है ना उसको स्ट्रेंथन करना है और मौजूदा हुकूमत जो इक़दाम कर रही है हम उसके साथ हैं। तो वो अगर मैशत की बात करते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए। आप देखें ये मामला जो है 90 दिन का जो है अभी तो ज़ाहिर है इलेक्शन के 90 दिन तो बाकी है और ये किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, हम तो उसके ऊपर एक तजिया ही कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ तक जरदारी साहब की है तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब ही पीपल्स पार्टी में अगर किसी का जोर चलता है तो वो सिर्फ जरदारी साहब है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी आपने देखी है, पीपल्स पार्टी की तारीख देख लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी बेशुमार ऐसे फैसले हुए जो आसिफ अली जरदारी साहब से मंसूब किए गए। अभी हाल ही में बलोचिस्तान में जब हुकूमत तब्दील हुई तो वो भी आसिफ अली जरदारी साहब का ही उसमें कमाल था। और इसके अलावा जब चेयरमैन सेनेट की बात आई तो तब भी मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बयान तो हो सकते हैं, ज़ाहिर जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है और उसमें वालिद का बयान अलग हो सकता है, बेटे का अलग हो सकता है, लेकिन
जब वो सारे इकट्ठे बैठ के, तो फिर मेरा ख्याल है कि फैसला जो जरदारी साहब करेंगे वही हो। ठीक है। राव खालिद साहब, ये जो स्टेटमेंट है वासिफ अली जरदारी साहब की कि मईशत को सियासत पर तरजीह देनी चाहिए, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मईशत ठीक करना तरजीह होनी चाहिए चाहे इलेक्शन जितना मर्जी डिले हो जाए, या फिर सिर्फ वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी इस वक्त सियासी बयानबाजी छोड़ें, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, उसको ठीक करना है, उस पर फोकस करते हैं? मेरा ख्याल है कि ये तो उनको 15 महीने पहले इस पे बात करनी चाहिए थी, और जिस तरह से हुकूमत रही उसमें इसी पे फोकस करना चाहिए था, और बताना चाहिए था हुकूमत को भी, अपने कोलिशन पार्टनर्स को भी, कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। उस वक्त तो उनसे कोई ऐसी बात हमें सुनने को नहीं मिली। वो खुद कहते थे कि मैं कर सकता हूँ ठीक, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों मदद नहीं की अपने कोलिशन गवर्नमेंट की, जो माली मामलात है और उनको चीज़ों को ठीक करने के हवाले से। तो अभी अगर वो कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो हवा का रुख देख के कि जो है किस तरफ जा रहा है और किस किस्म के मामलात चल रहे हैं, जिसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग जो नज़र आती है वो ये है कि इलेक्शन थोड़ा सा ताख़ीर से होंगे, 2-4 महीने आगे चले जाएंगे, और जो इस वक्त फोकस है वो मईशत के ऊपर है हुकूमत का ख़ास तौर पे, और इसलिए वो उन्होंने उसको देखते हुए एक कह ले कि अपने राय का इजहार किया है। अच्छा। उसकी हमायत का इजहार किया है। किस हद तक वो हमायत करेंगे और कब तक करेंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अभी उनकी तरफ से कोई ख़ास उस तरह का कोई रद्द अमल नहीं आया। फजलुर रहमान साहब भी राज़ी हैं अगर लेट हो जाए इलेक्शन, नून पहले से ही उसमें कोई उसको मसला नहीं है। ANP का है थोड़ा सा, या बिलावल साहब थोड़ा कह रहे हैं कि अर्ली हो जाए, या PTI तो पहले दिन से ही उसका 90 दिन के ऊपर है सारा। लेकिन ये हालात को देख के उन्होंने बुनियादी तौर पे ये पैगाम देने की कोशिश की है कि आप हमसे नाराज़ ना हों, हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं, और मैं ये उसका इजहार भी कर रहा हूँ कि हम किस तरह से वो चाहते हैं। दूसरी बात जो है, जो कितना सीरियस है इनके मसाइल, तो एक बड़ी सीरियस खबर ये भी आ रही है कि पहले भी एक दफ़ा जब बिलावल और जरदारी साहब के दरमियान नाराज़गी हुई थी तो आसफा भुट्टो साहिबा को लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, और कुछ उनको थोड़ा सा जलसे वलसे और बाकी भी उनको मुल्तान की कंपेन पर एक दफ़ा उन्होंने आगे की थी बीच में। अभी भी सुनने में ये आ रहा है कि आसफा भुट्टो साहिबा को बाकायदा किसी रोल में आगे लाया जा रहा है इलेक्शन कैंपेन में। तो एज बिलावल की रिप्लेसमेंट, या वो खुद भी खड़ी हो रही है साथ साथ बिलावल के? हालात पे डिपेंड करता है। पहले भी बाप बेटे के दरमियान सुलह हो गई थी, मामलात बेहतर हो गए थे। अच्छा। अब भी हो सकती है घर में बैठ के, लेकिन ये बात को मुझे समझ नहीं आती कि जब दिल चाहे आप पार्टी और घर को अलग कर ले, जब दिल चाहे आप इकट्ठे कर ले उन दोनों को और सारे मामलात अपने हाथ में ले ले। तो बहरहाल देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। ठीक है। और राव खालिद साहब, आपको ये लगता है कि सिंध छिन जाने का खौफ है, जैसे नजमुल साकिब साहब ने कुछ देर पहले कहा, जरदारी की स्टेटमेंट से क्या ये भी अखज़ किया जा सकता है? देखिए 2018 में छिन गया था ऑलमोस्ट, और वो बड़ी यदि कह ले कि लास्ट टाइम नेगोशिएशन से, इलेक्शन से 2-3 दिन पहले कोई ख़ास नेगोशिएशंस हुई। हाँ। जिसमें फिर इनको सिंध दिया गया, वरना GDA और वहाँ पे PTI मिल के बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका एक बन गया था नेक्सस, और ज़ाहिर बाकी और किस्म जो सपोर्ट दरकार होती है इंतखाबात में रिज़ल्ट्स हासिल करने के लिए, वो भी उनको हासिल थी। लेकिन एक आखिरी लम्हे पे जाके जब ये यकीन दहानियाँ हो गई कि हम जो भी गवर्नमेंट आएगी मरकज़ में, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि PTI की होगी, तो उसको हम पुरसुकून तरीके से चलने देंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो इस अंडरस्टैंडिंग के बाद वो हुआ। तो ये तो पीर साहब पगाड़ा बड़े, यानी अगर वो बताना चाहें तो बता सकते हैं कि 3 दिन पहले उनको क्या मैसेज दिया गया था, जिसके बाद वो फिर साहिब फराश हो गए और 3 दिन वो निकले ही नहीं थे अपने घर से, आराम फरमाया था उन्होंने। तो वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनको मैसेज उन्हीं को दिया गया था कि ये मामलात हैं, तो आपके लिए ज़रा मुश्किल होगा इस दफ़ा अकोमोडेट करना हमें, तो अगली दफ़ा देखेंगे। अभी जो सूरत हाल है उसमें इलेक्शन में किस तरह की आज़ादी होती है सारी जमातों को हिस्सा लेने की, उस पर डिपेंड करता है। सिंध में ओवरऑल सूरत हाल को बहुत सपोर्टिव नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन जीते हैं, दावा भी बहुत करते हैं,
लेकिन जिस तरह से जीते हैं वो भी सबको पता है। उसमें कराची के मेयर का इंतखाब आप देख लें, इस तरह के अगर इलेक्शन होंगे तो फिर तो शायद वापस हासिल कर ले, लेकिन अगर फेयर एंड फ्री हो मुश्किल होगा पीपल्स पार्टी के लिए, काफ़ी ये इम्तिहान होगा। चलें ठीक है, देखते हैं इस इम्तिहान पे पूरे उतर पाते हैं कि नहीं। नाज़रीन यहाँ ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मईशत बहाली मिशन पर काम जोर शोर से जारी है। निगरान हुकूमत और तमाम इदारे एक पेज पर मुतहर्रिक हो चुके हैं। इस ज़िम्न में एक नई पॉलिसी सामने आई है। ओपन पाकिस्तान के हवाले से नई वीज़ा रजीम के मुतालिक इंतहाई अहम फैसले कर लिए गए हैं, जिसके बाद कारोबारी अफराद और कारोबार से मुंसलिक बैरून मुल्क मुकीम लोग अगर पाकिस्तान आना चाहें तो इन ममालिक या बैनुल-अक़वामी कारोबारी इदारों की जानिब से जारी एक दस्तावेज़ पर उनको आसानी से पाकिस्तान के तमाम मिशन वीज़ा का इजरा कर दिया जाएगा। इससे कबल निगरान वज़ीर आज़म ने ऐवान तिजारत और सनत के वफ़द से भी मुलाकात की थी। फिर इस मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा था कि कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। ये भी कहा था कि पाकिस्तान कारोबार और मईशत के एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो बड़े ताजिर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ ने कारोबारी बरादरी से जो मुलाकातें की हैं वो किसी ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं। कराची और लाहौर में उनके साथ तफसीली मुलाकातों के बाद हमें हौसला मिला है और उम्मीद बंदी है कि हम वसी तर कौमी मफाद में मुआशी बहाली और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। क्या वाकई एतमाद बहाल हो सकेगा कारोबारी अफराद का? इस हवाले से अपने तज्ज़ियाकारों की राय जान लेते हैं। राव खालिद साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, जो तो मैक्रो लेवल पे चीज़ें हैं वो तो हमें बहुत नज़र आ रही है होती हुई, और उसमें डेवलपमेंट भी है। जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, SAFC का 2 दिन का इजलास, उसके बाद वीज़ा रजीम में जो तब्दीलियाँ नहीं है सच, लेकिन बहुत से मुल्कों को हमने वीज़ा फ्री किया हुआ था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के कुछ इश्यूज़ थे, बाकी चीज़ें थी, तो वो उनको बेहतर करने के लिए सारा कोशिश की गई है। फिर कल भी हमने कहा SAFC को जो वन विंडो ऑपरेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत इफेक्टिव होगा ऑब्वियसली उसके लिए। और ये मैक्रो लेवल पे नॉर्मली होता ही है कि जब कोई भी मुल्क मैक्रो लेवल पे इक़दामात करता है तो जो एक नज़रिया है ट्रिकल डाउन इफेक्ट का, वो कहा जाता है। अच्छा। कि आप जब मैक्रो लेवल पे चीज़ों को ठीक करते हैं तो उसका ट्रिकल डाउन जो इम्पैक्ट होता है उसके बाद नीचे वालों को फ़ायदा पहुंचता है। अमेरिका में ये बहुत पहले मेरे ख्याल शायद सैमुअल हंटिंगटन की थ्योरी थी, उसने की थी, उसके बाद फिर खुद ही उसने कहा कि नहीं। अच्छा। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो टॉप आप मैक्रो लेवल पे जब आप करते हैं तो बड़ी कंपनीज और बड़े जो कारोबारी इदारे हैं वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो आपको पॉलिटिकली भी डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। जो प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं, और वो क्योंकि वो इकॉनमी उनके हाथ में चली जाती है तो उससे फिर बड़ा नुकसान होता है। तो हमारे यहाँ अगर मैक्रो लेवल पे शौकत अजीज़ साहब के दौर में भी कोशिश की कि मुशर्रफ जब थे उस वक्त भी की गई, उस वक्त भी यही फार्मूला अपनाया गया, किसी हद तक वो चला, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा फिर हमारा वो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ना होने की वजह से प्रॉब्लम आ गया। अभी जो चैलेंज है मौजूदा हुकूमत का, वो जो भी पॉजिटिव स्टेप ये ले रहे हैं वो अपनी जगह पे, वो है माइक्रो लेवल का, उसके ऊपर किस तरह से करते हैं। उसमें ब्यूरोक्रेसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी जो है ना वो बहुत रस्टेड है। रस्टेड इन द सेंस के एक ख़ास तरीके से उनसे काम लिया जाता रहा बड़े अरसे तक, और वो एक ख़ास तरीके से काम करने के एक्सपर्ट हो चुके हैं विद इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स, या कवानीन से हट के, या मामूल की जो है वो कानून और आइन के मुताबिक जो करनी होती चीज़ें, उसकी बजाय वो जो बादशाह की ख्वाहिश होती है उसके मुताबिक ज़्यादा वो चलते हैं। तो वो जो उस रस्टेड मशीनरी को ऑयल देना, उसको चलाना, अपने फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको पूरी तरह उसमें गर्दिश में लाना या उसको फुल स्पीड पे चलाना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और ये अगर वो मशीनरी को ये चलाने में कामयाब हो गए और उसको अच्छी तरीके से करने में कामयाब हो गए, इफ़ेक्टिवली काम कराने में उससे, तो ये मामला चेंज हो जाएंगे। और हमारा प्रॉब्लम गवर्नेंस का यहीं से आता है, माइक्रो लेवल पे हो, मैक्रो लेवल पे हो, कि जो हमारी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, वो जहाँ इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाती तो वहाँ से आपके मसाइल शुरू होते हैं। तो उसके लिए जो है, एक तो ये है कि कॉम्पिटेंट लोगों की कमी नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी के बारे में मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी यही है कि वो एक कह लें कि माया हालत में होते हैं, जिस किस्म के बर्तन में उनको डालें वो ढल जाते हैं, और आप उनको
जिस तरह काम लेना चाहें वो करने को तैयार हो जाते, कोई मसला नहीं है। अगर आप ठीक काम लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल उसके लिए भी आपको मिल जाएंगे। तो माइक्रो लेवल पे जब आप करेंगे तो वो जो आम आदमी के मसाइल हैं इस वक्त के, जो महंगाई का है मसला, जैसे बिजली के बिलों का मसला है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो एक एफर्ट की है 200 यूनिट तक IMF से एक कह लें कि रिलीफ मिला है किसी हद तक, आगे किस तरह का रिलीफ मिलता है। फिर उसके बाद जो IPP के साथ रीनेगोशिएट करना है, जो बाकी स्टेप्स लेने हैं कॉस्ट को कम करने के लिए, वो किस तरह से वो कर पाते हैं। फिर ये एक मैं कहूँगा बड़ा अच्छा एक मामला चल रहा था, पता नहीं क्यों उसमें अचानक रुकावट पैदा की गई, सियासी वजूहात हैं ज़ाहिर है उसकी, PMLN नहीं चाहती थी उसको आगे चलाना, वो था हेल्थ कार्ड का इशू। हेल्थ कार्ड के ऊपर लोगों को अगर मेरा ख्याल है मौजूदा गवर्नमेंट थोड़ा सा तवज्जो दे उसको, अगर कोई प्रॉब्लम था उसमें कहीं पे कोई आपको नज़र आता था तो गड़बड़ हो रही थी तो उसको आप एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत इफ़ेक्टिव था। और मेरे बहुत से लोगों से मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने आबाई इलाके में बात होती रहती है, वो बड़ा खुश थे उस पर, वो उस जो उनको एक मिली हुई थी सहूलत, तो मेरा ख्याल है वो करना चाहिए उसके ऊपर काम बहुत ही। और ये आजकल भी हो सकता है, एक ऑर्डर ही करना है आपने, इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपके मुआहदे थे उनको आपने रिवाइव करना है, जैसे KP में कर दिया उन्होंने, पहले सस्पेंड किया फिर रिवाइव कर दिया, तो इस तरह से करके आप इसको मामलात को बेहतर कर सकते हैं। कोशिश भी है और लेकिन उनके पास टाइम लिमिटेड है, वो शायद एक कंस्ट्रेंट हो केयर टेकर के लिए, लेकिन बुनियाद भी अगर रख दे अच्छे तरीके से जैसे कोशिश हो रही है तो मेरा ख्याल है मामला आगे ठीक चलेंगे। चलें ठीक है। नजमुल साकिब साहब, जो वीज़ा रजीम पॉलिसी लॉन्च की गई है इसकी क्या सिग्निफिकेंस देख रहे हैं आप? ये पॉलिसी क्या अट्रैक्ट कर पाएगी जो बैरूनी सरमायादार हैं उनको? देखिए, पहले आपने अहम जो हमारे फ़ैसले हैं जिसमें कि ताजरों सनतकारों की बात हमने की है, राव साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कहाँ पे रुकावटें हैं, कहाँ पे क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। आपने यानी रामीन देखा होगा, अगर किसी खाने की तरकीब आपको बताई जाती है ना, उसमें ये डालें वो डालें और नमक हस्बे जायका, अच्छा कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं और वो आपने अपने तौर पे करनी होती है। मिसाल के तौर पे जो मुतल्लिका वज़ीर हैं उन्होंने ये नमक हस्बे जायका डालना है, जो मुतल्लिका सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ये नमक हस्बे जायका डालना है। असल चीज़ ये है कि अगर आपकी क़यादत पे आपको एतमाद है, एक तो बात इन्होंने की ना कि वो ढल जाते हैं माया की तरह होते हैं, ये अपनी जगह दुरुस्त बात है, लेकिन जो असल चीज़ देखता है एक ब्यूरोक्रेट, क्योंकि 35 साल इस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा हूँ मैं और मुझे कुछ अंदाज़ा है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह अमल करती है, तो इसको तो एक लाइन में हम बता सकते हैं कि आपने जो नमक डालना है वो हस्बे जायका डालिएगा। और दूसरा ये है कि आपके सामने जो मतमाए नज़र है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त है, यकीन कीजिए मैंने आपसे कल भी बात की थी, मैं बहुत मुतमईन हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो डॉलर हैं, चाहे वो बिजली के बारे में बात हो रही है, चाहे वो चीनी के बारे में बात हो रही है, कुछ हो रहा है। और जहाँ तक आपके अंदरूनी जो आपके बड़ा सेठ जिसको हम बोलते हैं, देखिए आपने सेठ को राजी कर लिया, सेठ को राजी कर लिया, आधे से ज्यादा काम तो आपका हो गया। मैं आता हूँ आपके वीजे और उसकी तरफ। सेठ को कैसे राजी करना है? डॉलर की कीमत कम कीजिए, बिजली को आप सही तरह से उसकी फराहमी को यानी कीजिए, और ये जो LC वेलसी के मसाइल है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट के, आपकी दरामद बरामद के जो सिलसिले हैं उसमें आप ये रेड टेप खत्म करें, सेठ बड़ा खुश होगा। और ये एक और बात बड़ी जरूरी है यहाँ पे कि दुनिया में कहीं भी और पाकिस्तान में खास तौर पे जो बिजनेसमैन है ना, ये उसका मसला नहीं है कि फैटफ में पाकिस्तान उलझा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस में ये मसाइल हैं, मईशत के ये मसाइल हैं, उसको ये है कि मेरा कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा, और उसको राजी करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो मैंने आपको बताया है। अब आते हैं आपके वीजे और यानी उस सिलसिले में जी। कल हमने देखा एक बड़ी अहम मीटिंग हुई जिसमें कि जो यानी निगरान हुकूमत के कुछ वज़रा, कुछ ऐसे PM जो हैं, उसमें फिर मिसाल के तौर पे वज़ीर ख़ारजा ने, जो जलील अब्बास जिलानी साहब हमारे हैं, उन्होंने बड़ी वजाहत से बताया कि वीज़े के बारे में तो बात हमने कर दी है कि लॉन्ग टर्म वीज़ा दे, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर आपने आपकी एम्बेसी ने वीज़ा देना भी है ना, तो उस लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको फॉर्म फिल करें, फिर आप ऑनलाइन जाएं, फिर उसके बाद आप इंतज़ार करें, फ़ोन करें, फ़ोन नहीं उठा रहे। तो लॉन्ग टर्म का मिल गया, इसका मतलब है 10 साल का अगर देते हैं आप, तो एक बिजनेसमैन जो है उसको ये फैसिलिटेशन मिल गई कि वो 10 साल तक
मल्टीपल एंट्रीज का होता है ना ये वीजा, जितनी दफा वो आना जाता है तो आपने उसको यानी सहूलत फराम की। दूसरा ये है कि उन्होंने हमें ये बताया कि जितनी आपकी एम्बेसीज अब्रॉड हैं, आपके तकरीबन 100 से ज्यादा डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, यानी जो कि दुनिया भर में है, ठीक है, उसमें आपकी एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, कौंसलेट्स जनरल हैं, उनको एक खास हिदायत की गई है और उसकी तरफ तवज्जो चाहता हूं आपकी भी। मेरे ख्याल में असल में काम जो है ना, जो आपको जो SIFC का है वो यहां से शुरू होगा, क्योंकि दुनिया को, पाकिस्तान में तो पता लग गया, राव साहब को, मुझे, जलाल साहब को, रामीन को, हम सबको पता लग गया, पूरे आवाम को पता लग गया। उधर जो है वो खबर इसकी यदि अव्वल तो पड़ी नहीं, वहां के जो सुफरा हैं हमारे, हाई कमिश्नर हैं हमारे, हमारा कौंसल जनरल है, उनको ये बड़ी शद्दोमत के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ कुछ हिदायत गई हैं, जिसमें यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है बाहर से। SIFC में हमने सऊदी अरेबिया, UAE और यानी कतर, कुवैत का तो सुना, भाई दुनिया में और भी मुल्क हैं। जब उनको ये पता लगेगा कि इधर एक ऐसा सिलसिला वन विंडो ऑपरेशन वाकयातन शुरू हो गया है, वीजा आपको तवीलुल मियाद मिल रहा है, तो क्यों नहीं आएंगे आपके इन्वेस्टर्स? और जब उनको पता लगेगा कि एक सीरियस एफर्ट जो है वो सिर्फ इसी सिलसिले में हो रही, लिहाजा ये जो सुफरा आपके हैं, इनको कल गई है जी हिदायत फॉरेन ऑफिस से, और उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में 2 चीजें हैं। नंबर 1 है आपकी कि आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, और इस SIFC ये जो काउंसिल बनी है इसको आपने सही तरह से मुतारिफ कराना है। नंबर 2 पे तो आपके ओवरसीज पाकिस्तान आते हैं, वो तो इतनी जिंदगी हमने फॉरेन ऑफिस में की, उनका आपने ख्याल करना है। अब एक और चीज देखिएगा, एक चीज होती है कोलैटरल इफेक्ट जी। अगर बाहर से कुछ लोग आते हैं इधर, मिसाल के तौर पे ब्राज़ील से आते हैं, UK से कोई एक आता है और आके यहाँ पे कोई थोड़ी सी इंडस्ट्री लगाता है, या SIFC में वो कोई IT का प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर में, जो पाकिस्तानी बाहर हैं जिन्होंने रोक रखा है उन पैसों को जो वो आसानी से लगा सकते हैं पाकिस्तान में, और उनको बड़ी खुशी भी होगी इसकी कि वो अपने मुल्क में लगा रहे हैं, उनके लिए भी एक इंदिया होगा कि देखिए अब एक तरह से यूं समझिए कि रास्ता खुल गया है, फाटक खुल गया है, और सही तरीके से। और मैं इस सिलसिले में निगरान हुकूमत को एक तो मैं अपनी बेस्ट विशेस देना चाहता हूं, दूसरा मैं ये कह रहा हूं जो इस वक्त की आखिरी बात कि आपने जो काम शुरू किए हैं ना अच्छे, इनको आपने तोड़ तक पहुंचाना है, और उसमें यकीन कर लीजिए अगर एक दफा आपकी अवाम में ये बात चली गई, जो कि जा रही है, आहिस्ता सरायत कर रही है, मुकम्मल तौर पे अवाम को यकीन हो गया यहां भी और आपके ओवरसीज पाकिस्तानी वो जो है बाहर, उनको भी, कि आप जो हैं वो दयानतदारी से इस मुल्क की मईशत को सहारा दे के आगे की तरफ टेक ऑफ स्टेज पे लेके जा रहे हैं, सब आपका साथ देंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी आपने बात की नजमुल साकिब साहब। जलाल साहब, अब जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, ज़ाहिर है ताजरों को भी, सेठों को भी राज़ी करने की कोशिश है, अच्छी बात है, हमें इफ़ेक्ट भी नज़र आ रहा है फौरी तौर पर, लेकिन ये आवाम को कैसे राज़ी किया जाएगा? ये इन तमाम पॉलिसीज़ का इफ़ेक्ट या इसका रिलीफ, रिजल्टेंट रिलीफ आवाम तक कब तक पहुँचेगा? इसमें यह है जी कि देखें, अभी निगरान हुकूमत ने जो आर्मी चीफ ने जो इक़दाम उठाए हैं, उससे किसी हद तक एतमाद साजी की फजा जो है वो बनना शुरू हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल जो है वो आपको पता ही है कि कोई इतनी अच्छी नहीं थी, मखदूज सी सूरत हाल, जिसकी वजह से कोई भी ताजर, कोई भी सेठ जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में नहीं लाना चाह रहा। तो इस हवाले से अगर निगरान हुकूमत जो है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये दोनों ज़ाहिर एक पेज पे हैं इस वक्त, और मुल्क की जो मैशत है इसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक ज़ाहिर इरादा ज़ाहिर किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो इक़दाम वो दिन ब दिन जो कर रहे हैं, उससे मुल्क के अंदर अवाम में भी ये एतमाद की फजा जो है वो इंशाल्लाह बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अभी आप देख लें कि कल मार्केट में चीनी का रेट जो है वो 200 रुपये किलो के हिसाब से था। अभी आज खबर आई है कि पंजाब में जो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला हैं और ताजिर हैं, उनकी मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और चीनी का रेट 140 रुपये मुकर्रर हो गया है। तो मैं समझता हूँ जब अशिया की कीमतें जो हैं वो नीचे आएंगी और लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि निगरान हुकूमत के जो इक़दाम हैं उसकी वजह से महंगाई में भी कमी वाक़या हो रही है,
तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी वीजा पॉलिसी के ऊपर भी नजम साकब साहब ने बड़ी तफसील से बात की है जी। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से भी निगरान हुकूमत जो है उसने अभी तो ऐलान किया है, अभी उसके जो अपना ब्लैक एंड वाइट है वो चीजें सामने आ जाएंगी कि उन्होंने जो वीजा पॉलिसी जो जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने नरमी देनी है और बाहर से जो ताजिर हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस हवाले से कतर का और यूएई और सऊदी अरब तो पहले से ही ज़ाहिर है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उसकी चल रही है जी। लेकिन बाकी ममालिक भी हैं, जिस तरह यूके है, अगर बहुत सारे हमारे अपने पाकिस्तानी जो है वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो यहाँ कारोबार करना चाहते हैं, तो उस हवाले से जब उनको ये एक मोटिवेशन दी जाएगी कि आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें और आपकी जो सरमायाकारी है वो महफूज रहेगी और उसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। ज़ाहिर बात है कि आज निगरान हुकूमत है, कल इलेक्शन होंगे, उसके बाद जो हुकूमत वफाकी हुकूमत बनती है और फिर उस हुकूमत का काम भी है कि इसको जो निगरान हुकूमत के इक़दामात हैं उनको आगे लेके चले और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सरमायाकारी बेहतर हो और जिससे पाकिस्तान की मैशत जो है उसके ऊपर बेहतर असरात मरतब होंगे। और मेरा अपना ये गुमान है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हालात दिन ब दिन जो है वो बेहतर हो जाएंगे और इसके लिए यकीनी तौर पर जो कलीदी रोल है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है और उन्होंने अगर ये बेड़ा उठाया है तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी भी होगी और पाकिस्तान के हालात भी अच्छे होंगे और अवाम के अंदर एतमाद भी बहाल होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं और हम दुआएं भी करते हैं। नाजरीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत आज एक बार फिर मद्दे मुकाबला आए और एक मरतबा फिर बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, मगर जैसे जैसे भारतीय बैटर्स चौके छक्कों की बारिश करते गए तो यूं महसूस होने लगा कि शायद बॉलिंग करने का फैसला भारी पड़ रहा है पाकिस्तान पे। पहली विकेट उस वक्त गिरी जब ओपनर्स 121 रन बना चुके थे, निस्फ सेंचुरीज कर चुके थे। शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की। अब इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक बारिश के बायस मैच रोका गया है। पहले डकवर्थ लुइस मेथड अप्लाई किया जाएगा और अगर उसका भी वक्त ना हुआ तो फिर रिजर्व डे पर मैच रखा जाएगा और वहीं से शुरू होगा अगले दिन जहां से रोका गया था आज के दिन। राव खालिद साहब, एक बारिश आसमान से हुई, दूसरी बारिश चौकों छक्कों की हो गई। पाकिस्तान के लिए दिन आज का कुछ खास रहा नहीं पिच पर। जी जी बिल्कुल, आज थोड़ा सा मेरा ख्याल है हमारे बॉलर्स ने थोड़ा सा स्ट्रेटजी जो शुरू में अपनाई वो पुराने तरीके से उन्होंने कोशिश की कि वो बड़े इफेक्टिव है। ज़ाहिर विकेट टेकिंग बॉलर जो होता है वो उसी के लिए जाता है कि जो जिस बॉल पे वो विकेट ले सकता है उसी पे वो कंसंट्रेट करता है। जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं जो उनकी जो बॉल होती है वो नॉर्मली मिडल और ऑफ स्टंप पे पड़ के ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर मूव होती है, तो वो बॉल वो करते हैं और वो थोड़ी सी लेंथ उसकी ऊपर होती है, खींच के नहीं हो सकती वो, तो वो इफेक्टिव ही तब रहती है। लेकिन वो नहीं हुई इफेक्टिव वो उस तरह से उनको देखना चाहिए था अगला ओवर। फिर जिस तरह से नसीम शाह ने किया, उन्होंने जो लेंथ थोड़ी सी खींच के की और उससे रन्स भी रुके, तो उनको थोड़ा सा 2 ओवर के बाद कम से कम उनसे सबक सीखना चाहिए था कि किस तरह से हुआ। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है पिछले मैच के बाद और ख़ास तौर पे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था इंडिया के साथ पाकिस्तान ने किया था ऊपर की विकेटों के साथ, उसके बाद उन्होंने मेरा ख्याल है इस दफ़ा काफ़ी तैयारी की हुई थी कि हमने आप अगर देखें तो ख़ास तौर पर रोहित शर्मा वो हर बॉल को इन स्विंग की तरह खेल रहे थे, अंदर की तरफ बैट रखते थे, बाहर नहीं जाते थे चाहे बॉल आउट स्विंग ही हो रही हो। तो वो भी तैयारी करके आए थे और उन्होंने अटैक की पूरी प्लानिंग की हुई थी, उन्होंने किया भी और मेरा ख्याल बॉल अच्छी बैट पे भी अच्छी आ रही थी। 1-2 चांसेस हमने मिस किए। उसके बाद शादाब का थोड़ा सा मुझे हुआ, वो रिकवर तो कर गए अपने, वो मेडन ओवर भी बाद में उन्होंने किया, लेकिन उन पर मुझे हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा जो पहले 2 ओवर है उसमें वो चांस ज़्यादा ही ले गए, थोड़ा सा लूप वाला बॉल दिया फुल टॉस के शायद डिप कर जाए बैट्समैन के पहुंचने से पहले और वो डिसीव हो जाए, यॉक हो जाए या उसको शॉट प्रॉपर ना लगे, कैच पकड़ा जाए। तो वो मेरा ख्याल है वो उनका अंदाज़ा थोड़ा सा गलत हुआ
या टाइमिंग, राइट हैंड जो लेग स्पिनर होता है उसका ये प्रॉब्लम होता है, वो स्कोर तो बहुत ही खाता है लेकिन इफेक्टिव यकीनन वो होता है। उन्होंने साबित किया बाद में जैसे किया उन्होंने उसके बाद। बाकी हमारे पास जो नसीम शाह की बॉलिंग है, ख़ासतौर पे फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उनसे यही तवक्को थी कि वो कंटेन करेंगे, उन्हें कंटेन करने की कोशिश की, तो कंटेनमेंट पे गए हैं। तो हम फिर 2 विकेटें गिरने के बाद थोड़ा सा आप देख रही हैं कि थोड़ा सा इंडिया भी थोड़ा सा रुका है, वो पहले 7 से ऊपर चली गई थी एवरेज, अब तकरीबन 6 से नीचे आ गई है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन बारिश लग ये रहा है कि बारिश की वजह से ये मामला खराब ही रहेंगे। एक पॉइंट ही मिलेगा दोनों टीमों को, क्योंकि आज का भी चांस कम ही लग रहा है और जब तक इतने ओवर ना हो जिसमें अच्छा वैसे अभी इत्तलात आ रही हैं, मैं क्योंकि टिकट्स देख रही हूँ साथ साथ, तो अभी इत्तलात आ रही है कि खुश्क हो गया है ग्राउंड और शायद मैच आज शुरू हो जाए, तो हाँ शायद डकवर्थ लुइस मेथड के तहत ही शुरू हो जाए। लेकिन अगर ना हो सका, रिजर्व डे पर चला गया, तो भी आज तो हमें मायूसी होगी, लेकिन हो सकता है वो हमारे फ़ायदे में भी चला जाए। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है मिसकैलकुलेशन हुई कुछ? क्योंकि जब हमने टॉस जीता तो हमने फील्डिंग चूज़ की और रोहित शर्मा जब उनसे बात कर रहे थे टॉस के बाद, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि अगर हम जीतते तो हम बैटिंग ही करते, तो हमें टॉस हारने का कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको क्या लगता है क्यों चूज़ किया हमने बॉलिंग करना? देखिए, ये तो खैर यानी कैप्टन साहब को बताया जाता है जब वो टॉस के लिए जाते हैं कि अगर आप टॉस जीत गए तो आपने ये फैसला करना है, और अगर आपसे वो पूछेगा कि भाई आप क्या करते तो आपने ये जवाब देना है। ये कोई एकदम से वो नहीं सोचते, इनको बाकायदा कोचिंग होती है, ये जाके यानी करते हैं। जो मैं इस वक्त सोच रहा हूँ वो ये है कि आज इतवार है, वो अंग्रेजी में कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट संडे। राइट, इत्तेफाक से आज संडे है, लेकिन ये वो वाला संडे नहीं है कि शाहीन यानी जो हमारा शहनशाह अफरीदी है या उसी तरह से चलेगा, या शादाब उसी तरह से, उसने इतने फुल टॉसेस कराए हैं। अच्छा, अब ये है कि जो मुझे जब मैंने इसको देखा प्लेइंग 11 को, तो मुझे क्यों पता नहीं क्यों एक चीज़ की कमी नज़र आई, जो कि समझ में आ रही है बात कि अगर वो चीज़ होती तो शायद सूरत हाल एकदम से 100-125 बगैर किसी विकेट के ना होता। वो कमी थी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की, और मैं ठीक है आपने फ़हीम अशरफ को रखा और उसने कंटेन भी किया, लेकिन ये कि एक तो ज़मान खान मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो उसको नहीं खेला हुआ अभी, यानी इंडियन जो आपके बैट्समैन है ना। तो कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो कि हमारी टीम को देखनी है कि सिर्फ एतमाद या मोराल, या उसके बाद ये है कि चूंकि जब जीत रहे हैं नंबर 1 टीम है तो हम इसी तरह जीतते रहेंगे। पहली बात तो ये है, ऐसा नहीं होगा, हर दिन मुख्तलिफ होता है, और इंडिया पाकिस्तान का जब मुकाबला हो तो उसमें मैं यानी आपको पहले भी बता चुका हूं कि आसाब की जंग ये ज्यादा होती है। आज जो चेंज नजर आया इंडिया की बैटिंग में, और खास तौर पे जो उनका ओपनिंग पेयर था, उसमें मुझे ऐसे लगता है कि उनको ये कहा गया कि दोनों विकेटें गिरती भी हैं तो खैर है, हाँ। आपने एग्रेसिव खेलना है, और ये जो शुरू के 2 आपके बॉलर हैं, आपका नसीम शाह और आपका शाहीन शाह अफरीदी, इनको आपने ओवरवेल्म करना है, इनके ऊपर आपने हावी होना है। जो किसी वजह से चल गया, याद रखिए कि जो नसीम शाह ने आज बॉलिंग की है ना, उसके मैंने गिने तो तकरीबन 9 गेंद ऐसी, 9 डिलीवरीज उसने ऐसी कराई जिन पे 9 विकेटें मिलती थी उसको। बदकिस्मती के वो यानी कनेक्ट नहीं हुआ बाल। अब ये कि ये जो आपने बात की बारिश की, और राव साहब ने डकवर्थ लुइस की बात की, देखिए कोई भी आजकल मैच जो है ना वो 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एक है आपकी टॉस, दूसरी है आपकी बारिश होती है कि नहीं, और पिच तो जाहिर है ही। लेकिन ये जो डकवर्थ लुइस का है ना, इसने मुझे हमेशा तंग किया है। अच्छा, इसकी वजह से हम 1992 का मैच जीत गए, और वो जो वर्ल्ड कप जीता हमने वो इसी की वजह से जीता। लेकिन ये कुछ कैलकुलेशन ऐसी गलत सी होती है, एक तो समझ नहीं इसकी आती, फिर ये होता है जी कि अब आपके पास 1 ओवर है और आपने 110 रन करने, भाई कैसे करेंगे? तो इसको कुछ जो है ना आईसीसी को चेंज करने का है कि अच्छा भला मैच चल रहा है, उसको आप डिले कर लें, एक यानी रिजर्व डे रख लें, या आप 1-1 पॉइंट दे के बाद खत्म करें। वो बड़ी टीम के साथ ज्यादती होती है। और जो मुझे लग रहा है, अगर ये बारिश चलती रही, अगर ये मैच आज ना हो सका और कल भी अगर ये पूरा नहीं होता, और बात इस पे मुंतज होती है कि जी आपने 10 ओवरों में लेट से के 8 की एवरेज से या 9 की एवरेज से स्कोर करना है, बहुत ज्यादा, मेरी टीम पे मुझे इत्मीनान है, हम कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी ज्यादती है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। जहां तक हमारी टीम की बात है इस वक्त की,
मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जमान खान को एक चांस दिया जाए और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आप जरूर अपनी टीम में रखें। बिल्कुल ठीक है। जरा साहब, जाहिर है हम ये बात करते हैं कि खेल में सियासत का अमल दखल नहीं होना चाहिए, मगर भारत इस बात पे कभी भी नहीं आता। ये पहले से प्रीडिटर्मिन्ड कंडीशंस थी कि कोलंबो में बारिशें होंगी, फिर पाकिस्तान ने पूरी कोशिश भी की कि हम्बनटोटा चला जाए मैच या फिर यूएई की तरफ चला जाए, मगर भारत ने हट धर्मी में तमाम ये जो बड़े मैचेस हैं पाकिस्तान इंडिया के, इन तमाम मैचेस का मज़ा किरकिरा कर दिया है। आप क्या समझते हैं? आई थिंक दे शुड रोज टू द लेवल और इन पेटी इश्यूज को छोड़कर खेल को बालातर करना चाहिए सियासत से। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट की तारीख है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। वो हमारी जो है ना, ये क्रिकेट की जंग नहीं होती है जिस तरह नजीम साकिब साहब ने कहा है। ये हमारे पाकिस्तानी जो है वो इस टीम के हवाले से उनकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारी टीम जो है वो जीते, भारत और बाकी बेशक मैच जो है ना वो लूज कर दें, लेकिन भारत से जीतना हमारे लिए एक बड़ा जो है ना ये कारनामा होता है। और यकीनी तौर पर भारत जो है उसने तो क्रिकेट में हमेशा सियासत जो है ना उसको इन्वॉल्व किया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मैचेस हुए हैं, दुनिया की टीमें आई हैं, लेकिन भारत ने हमारे साथ उस तरह से वो तावन नहीं किया। अभी कोलंबो में जो मैच हो रहा है, इसके हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि हमारी टीम जो है उसका मोराल बहुत बेहतर है। हाँ। ये अलग बात है कि देखें, अगर आप एक गेंद करवाते हैं और उसके ऊपर चौका भी लग सकता है, छक्का भी लग सकता है, और उसी के ऊपर जो है वो खिलाड़ी आउट भी हो सकता है। तो अगर फर्ज करें जी 10 गेंद करवाता है हमारा बॉलर, तो उसके ऊपर 10 विकेटें गिर सकती हैं जी। लेकिन ये इम्कानात का खेल है, इसमें ज़ाहिर बारिश का जो इम्कान है उसके मैं अभी यहाँ एक बात कहूँ कि जब इंडिया ने रन्स की बारिश शुरू की, हमारे बल्ले जो है ना हमारे बॉलर्स को उन्होंने मारना शुरू किया, तो हमारे लोगों ने बारिश की दुआएं जो है ना वो करना शुरू कर दी सोशल मीडिया के ऊपर भी। बिल्कुल। तो ये भी हमने देखा कि फिर देख लें कि अल्लाह ताला ने सुन ली और बारिश भी हो गई। अभी एक काफी दिन भी है कल का, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया के हवाले से वनडे मैचेस का, उसमें पाकिस्तान ने इंडिया से ज्यादा मैच जो है जीते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो उम्मीद ये की जा सकती है, बाकी खेल के मैदान में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि वो एक गेंद के ऊपर खिलाड़ी आउट होना शुरू हो जाए तो फिर खिलाड़ी थोड़े हैं, गेंद जो है ना वो बॉल ज्यादा होती है। तो इसके हवाले से यही है कि कल का भी देखें, अगर पिच जो है वो खुश्क हो गई है, मौसम बेहतर हो गया, तो अभी खेल जो है वो जारी होगा और उसके बाद फिर हम हतमी तौर पे कुछ कह सकेंगे कि कल का दिन जो है उसमें पाकिस्तान की टीम को बैटिंग के लिए कितने रन्स मिलते हैं। और जिस तरह से वो रन्स बना रहे थे भारतीय बल्लेबाज, इस तरह से लगता है कि ये अगर फर्ज करें 400 के करीब अगर या 300 से ऊपर ले जाते हैं तो यकीनी तौर पर 50 ओवर्स में ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क होगा। लेकिन हमें उम्मीद है अपनी टीम पे और अपने कप्तान बाबर आजम पे कि इंशाल्लाह वो अपनी टीम को अच्छे तरीके से खिलाएंगे और इस मैच में भी भारत से वो कामयाबी हासिल करेंगे। बिल्कुल जी, हमें उम्मीद है, हमारी तमाम तर दुआएं ग्रीन शर्ट्स के साथ हैं और अगर कुछ ना हो सका तो कुदरत तो फिर है ही हमारी तरफ। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।